अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें जी। सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि हम तो काफ़ी दिनों से ही शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं है और इस हुकूमत के दौर में जो गरीब आदमी है उसका जीना दोभर हो चुका है। लेकिन अब हुकूमत के करीब समझे जाने वाले लोग भी नकारा बजाने लगे हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने आज कॉलम लिखा है और उन्वान तो उसका कुछ और है, लेकिन ये दबे लफ्ज़ों में वही कॉलम था जो उन्होंने एक दफ़ा इमरान खान साहब के दौर में लिखा था। ये कंपनी नहीं चलेगी। तो उन्होंने बताया है कि जो हुकूमत इस वक्त अपने मईशत के मामलात को संभाल नहीं सकी, सियासी कोई बयानिया नहीं बना सकी, उसका जाना ठहर गया है। सुबह गया या शाम गया। क्या वो लिखते हैं उस पर तफसीली बात करेंगे। सुहेल आफरीदी साहब ने मुश्तरका इक़्तिसादी जो काउंसिल है उसके अंदर शिरकत की है और इस इजलास के बाद उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की, उस पर भी बात होगी और फिर कश्मीर की सिचुएशन पे भी थोड़ी बात करेंगे और उसको भी देखेंगे कि जो पीटीआई के लोग हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं इसको। एक तो बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ रिलेट कर रहे हैं इसको पीटीआई के मामलात के साथ भी। तो उनकी ये जो एक कारीगरी है ये कितनी कामयाब है, इस पर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम की। सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा है बेसिकली उसमें वो लिखते हैं कि वो बड़ी भारी दिल से ये बताना चाहते हैं हुकूमत को कि उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बज़ाहिर जो हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है। उनका ये ख्याल है कि कुछ मामलात पर भले वो कंफर्टेबल है, अदलिया से उसको कोई ख़तरा नहीं, अपोजिशन उसको कोई चैलेंज नहीं दे रही है, मुक़तदरा के साथ भी फ़िलहाल मामलात कोई ख़राब नहीं हैं, ना आपसी कोई रंजिशें हैं कि आपस में कोई बड़ी गड़बड़ है हुकूमत के अंदर। तो ऐसे हालात तो नहीं है कि किसी तरफ से ऐसा कोई थ्रेट हो, लेकिन दो मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकी। और वो कहते हैं कि एक तो ये कि ये माशी अहदाफ पूरे नहीं कर सकी, मईशत जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सकी पाकिस्तान की, और दूसरा वो कहते हैं कि इनके पास कोई सियासी बयानिया नहीं है, ग्रास रूट लेवल पर हुकूमत की कोई मकबूलियत नहीं है। और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक दरख्त ऐसा होता है जिसकी कोई साया नहीं होता, तो ये इसी तरह का एक दरख्त बन के रह गई है जिसका कोई साया नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो ये भी वजूहात बड़ी अहम होती हैं किसी भी हुकूमत के घर जाने के लिए। सुहेल वड़ाई साहब ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक जो सहाफ़ी है वो हालात देखते हुए, तज्जिया करते हुए प्रिडिक्ट कर सकता है। तो वो कहते हैं कि मैं दिल से ये चाहता नहीं हूँ, भारी दिल के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी सहाफ़ी ये नहीं चाहेगा कि वक्त से पहले जो है कोई भी हुकूमत घर जाए। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आता है कि जुलाई के बाद से इस हुकूमत के लिए बुरा टाइम शुरू हो जाएगा, जवाल का टाइम शुरू हो जाएगा। और जितनी भी इसकी कामयाबियां थीं, जो बाहर से अप्रिसिएशन थी, ये वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस हुकूमत के लिए किसी बड़ी ऐसी अंदरूनी कामयाबी का ज़रिया नहीं बन सकी कि जिसकी वजह से इस हुकूमत का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा देर नज़र आता हो। ये उनके कॉलम का लुबे लुबाब था जो मैंने आपको बताया। अब अगर इसका तज्जिया करें तो पहली बात तो ये है कि जी ये जो बातें अब सुहेल वड़ाई साहब बता रहे हैं, हम तो पिछले 1.5-2 साल, बल्कि हमने तो जब ये हुकूमत बनी थी तभी कह दिया था कि इनसे कुछ नहीं परफॉर्म हो पाएगा, क्योंकि जो हुकूमतें अवाम की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, अवाम के वोट से नहीं आती, वो कभी भी डिलीवर नहीं कर सकती। और यही चीज़ हम उस वक्त से कह रहे थे कि इस हुकूमत ने जैसे तैसे भी डंडे के ज़ोर पर इक़्तिदार हासिल तो कर लिया है, कुर्सियों पे तो बैठ गए हैं, लेकिन नाकामी ही इनका मुकद्दर बनेगी। और ऐसा ही हुआ। आज 4 साल के बाद जो इनके अपने हामी सहाफ़ी हैं वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इस हुकूमत से कुछ परफॉर्म नहीं हो सका, और बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए उल्टा आगे क्या जाना था, पीछे का सफ़र किया है। आप देख लें कि क्या अवाम के हालात 2022 की निस्बत आज पहले से अच्छे हैं या बुरे हैं। आपकी जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो 2022 की निस्बत आज अच्छे हैं या बुरे हैं। तो जिस तरह एक तरीके से इस हुकूमत को धक्का लगा के बनाया गया, इस हुकूमत ने उसी तरह धक्के लगाकर मईशत को चलाने की कोशिश की, लेकिन मईशत धक्कों से नहीं चलती। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर विजन, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक नीयत और उसके साथ साथ अवामी सपोर्ट ज़रूरी है, और इनमें से कोई चीज़ भी इस हुकूमत के पास थी नहीं। और ये बात पत्थर पर लकीर थी कि इस हुकूमत को हर सूरत नाकाम ही होना था माशी महाज पर, और वो ये हुई। बाकी जो चीज़ें थी उन्होंने मैनेज ज़रूर की, डंडे के ज़ोर पर की,
लेकिन वो फिर जाहिर है अनरेस्ट तो रहता ही है। बेशक आप ज़ाहिर चीज़ों को कह लेते हैं कि जी, अब देखें ना, कब्रिस्तान में भी बड़ी खामोशी होती है, लेकिन वहाँ पे कोई ज़िंदगी तो नहीं होती, उसकी तरक्की, उसको हम ये नहीं कह सकते कि कब्रिस्तान बड़ा तरक्की याफ्ता है, क्योंकि जी यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है, यहाँ पे कोई खड़ा होकर जो है वो एहतजाज नहीं कर रहा। तो इस हुकूमत ने ये समझ लिया कि अब चूँकि लोग खड़े होकर एहतजाज नहीं कर रहे हमारे ख़िलाफ़, लिहाजा हम बड़े तरक्की याफ्ता हो गए हैं और बड़े स्टेबल हो गए हैं। तो ये कुछ उसी किस्म की तरक्की थी इनकी, जैसे कोई कहे खड़े होकर कब्रिस्तान में कि देखें मेरे खिलाफ यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं कर रहा, तो मैं जो हूँ यहाँ पे बड़ा मकबूल हूँ। तो ये हुकूमत कब्रिस्तान में मकबूल है। बहरहाल सुहेल बड़ाई साहब का ये कहना कि जी भारी दिल से वो बता रहे हैं, उनको ज़रूर शायद दिल भारी हो रहा होगा ये कहते हुए, लेकिन हमें तो ये मालूम है कि ये हुकूमत ना तो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई है, और उसके बाद जिस हुकूमत ने इतना जुल्म सितम किया है, हम तो समझते हैं कि इस हुकूमत का जाना इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खैर का बाइस बनेगा। और हम ये समझते हैं कि जेन्युइनली जिसको हुकूमत मिलनी चाहिए, जिसको अवाम का वोट मिलना चाहिए, वही हुकूमत बनाए, तो फिर पाकिस्तान की जो गाड़ी है वो आगे चल सकती है। तो इसलिए हमारा तो बिल्कुल दिल भारी नहीं होगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि बहुत सारे अवाम जो हैं मिठाइयाँ बांटेंगे ये हुकूमत अगर ख़त्म होती है, चाहे ये किसी भी तरीके से ख़त्म हो, क्योंकि ये शुरू ही एक नाजायज़ तरीके से हुई है। तो इसके ख़त्म होना, इसका किसी भी जायज़ नाजायज़ तरीके से ख़त्म होना, किसी भी तरह पे कोई जुल्म नहीं है ना जमहूरियत पे, बल्कि कोई, मेरा ख्याल है उल्टा जितनी देर ये हुकूमत रहेगी ये जमहूरियत को मज़ीद कमज़ोर ही करेगी। बाकी दूसरे अल्फाज में तो यही बात कही सुहेल बड़ाई साहब ने कि ये कंपनी नहीं चलेगी, अब उनको ये नज़र आ रहा है। और हम पहले से ही बता रहे हैं कि ये जो साल है, बजट तो इन्होंने तकरीबन 5वां बजट जो है शहबाज शरीफ साहब ने देना है, लेकिन हकीकत यही है कि हर तरह की सपोर्ट के बावजूद भी ये नालायक बाबे कुछ परफॉर्म नहीं कर सके। और जो भी नई हुकूमत कभी भी आए इक़्तिदार में, सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि बाबों को बिल्कुल सिस्टम से फारिग करना चाहिए, क्योंकि ये जो जोंकों की तरह रिटायर्ड लोग चिपके हुए ना ओहदों के साथ हर जगह पर, इन्होंने जो तबाही बर्बादी की है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। नौजवानों के हाथ में चीज़ें होनी चाहिए, और जो नए लोग हैं उनको इसमें मौका मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कोई किरदार अदा कर सकें। अच्छा जी, इसी में बात हो रही थी कि चूँकि बजट पेश होना है, उससे पहले जो इक़्तिसादी काउंसिल है उसका इजलास हुआ है, और उसमें कल तक तो पीटीआई के लोगों का ये कहना था कि जनाब हमारा कुछ कंफर्म नहीं है कि हम शामिल होंगे या नहीं। रात भी मुज़म्मिल असलम साहब एक प्रोग्राम में यही कह रहे थे, लेकिन मुझे शुरू से ही मालूम था कि ये लोग शामिल होंगे, क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल हुकूमत के साथ कोई अड़फस नहीं कर रहे हैं और उनके साथ मामलात को ताउन के साथ लेके चल रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ आज, ना सिर्फ ये कि मुज़म्मिल असलम ख़ुद बल्कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शरीक हुए। अलबत्ता मरीम नवाज़ साहिबा शरीक नहीं हुई। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा की जो एब्सेंस है ओवरऑल बिल्कुल हर जगह से, उसने काफ़ी किस्म की चहमगोइयाँ शुरू कर दी हैं कि आखिर मरीम नवाज़ साहिबा कहाँ हैं, क्योंकि पहले ये खबर आई कि जनाब ईद वाले दिन उनका कोई ऑपरेशन हुआ है और गले का ऑपरेशन हुआ है, और उसके बाद से ऑनवर्ड्स वो हमें कहीं किसी पब्लिक अपीयरेंस पे नज़र नहीं आ रही। ना तो वो सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं, ना वो हमें कोई दफ्तर की कोई मीटिंग्स अटेंड करते नज़र आ रही हैं, और ना ही वो हमें ये पता चला है कि वो बाहर चली गई हैं। अगर तो क्योंकि जनीवा गए हुए मियाँ साहब बड़े, तो ये भी कोई ख़बर नहीं थी कि जी उनके साथ चली गई हैं या कोई ऐसा मामला, तो ऐसी भी कोई ख़बर नहीं उनके बारे में आई। लेकिन ये काफ़ी हैरत अंगेज़ है कि वो इतने दिन से कहाँ गायब हैं, क्योंकि अब तो तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके हैं उनके प्रोसीजर को, जो भी उनका ट्रीटमेंट हुआ है। वैसे तो उसकी भी बहुत तफसीलात नहीं बताई गई, और उस पर भी बहुत से लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे कि हुआ भी है कि नहीं हुआ। लेकिन वी जस्ट होप कि ज़ाहिर अगर ऑफिशियली इसको बताया गया तो ऐसा हुआ होगा कोई प्रोसीजर, लेकिन अगर हुआ है तो उसके बाद से ऑनवर्ड्स मरीम नवाज़ साहिबा हैं कहाँ। खबरें तो आती हैं कि जी इस चीज़ की मंजूरी हो गई, उधर मंजूरी दे दी, ये फ़ैसला कर लिया, लेकिन कहीं कोई आपको मीटिंग की फुटेज जारी नहीं की जाती, और ना ही उनके अपनी कोई सोशल मीडिया पर ट्वीट वगैरह आती है। चलिए वो तो मान लिया कि अगर आप ठीक नहीं भी हैं, आप आराम कर रहे हैं, नहीं आप चेयर कर रहे आके ऑफिस में मीटिंग्स वगैरह, तो आप कहीं ना कहीं अपना मैसेज वगैरह कोई उस पर भी दे रहे होते हैं। अब ये कश्मीर के हालात हैं, गिलगित का इलेक्शन हुआ है, काफ़ी कुछ होता रहा है, लेकिन मीनवाइल मरीम नवाज़ साहिबा का जो ट्विटर है वो एक दफ़ा बिल्कुल फिर खामोश हो चुका है। और मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उन्होंने जाके इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में भी शिरकत की है।
तो अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो मुल्क में हैं भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने वालिद साहब के साथ मुल्क से बाहर ही गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे तो ये टिक्कर चलवा दिए गए कि जनाब उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर इलाज को तरजीह दी, लेकिन असल में वो अपने इलाज की घर से कहीं और गई हैं। अगर ऐसा भी है तो ये उनका हक है भाई, अगर वो पहले भी बाहर ट्रीटमेंट करवाते रहे, अगर फिर भी करवा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये बात जो है वो काफ़ी सस्पिशियस सी बनी हुई है और बहुत से लोग इस पर सवाल करते नजर आ रहे हैं कि एग्जैक्टली मामला है कहाँ, क्या, और मरीम नवाज साहिबा हैं कहाँ। बहरहाल जी, वज़ीर आला साहब आ गए, सुहेल आफरीदी साहब, और उन्होंने आकर जो है बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की। ज़ाहिर है उनसे सियासी सवाल भी हुए और कहा गया कि इमरान खान साहब के हवाले से और सियासी मामलात के ऊपर क्या बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, बातचीत हो रही है हमारी शहबाज शरीफ साहब से और हम मुस्बत पेशरफ्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बाकी उन्होंने कहा कि जब इस पर वाज़े कोई चीज़ होगी तो हम आपको बताएंगे। यानी उन्होंने इनकार नहीं किया कि जी वो इमरान खान के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, और ये भी नहीं कहा कि जनाब पहले की तरह कि जी हमारी तो सिर्फ एक टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर जो थी वो गुफ्तगू थी, बल्कि उन्होंने इस बात का इकरार किया कि इमरान खान के ऊपर बात हुई है, लेकिन अभी कोई जैसे ही हतमी मामला तय पाएंगे तो हम आप तक उसको बताएंगे। वैसे मेरा ख्याल है ये उनकी बेहतर हिकमत अमली थी, बजाय इसके कि आप इधर उधर और गलत बयानी करें। बेहतर ये है कि अगर आपकी बात हुई आप कहें, आगे वो नहीं कमिटमेंट पूरी करते अगर कोई, जो कि उन्होंने नहीं करनी, तो आप कम से कम खुद तो साफ़ हो ना, कि आप कहें कि हाँ भाई मैंने तो हर जगह हर फोरम पे बात की है, लेकिन ये हुकूमत जो है वो नहीं इमरान खान की मुलाकातें बहाल करती, नहीं उनके मामलात को लेकर के चल रही। तो अपने लोगों के साथ झूठ बोलने से बेहतर ये है कि अपने लोगों को एतमाद में लिया जाए और उन्हें एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो बतानी चाहिए। कुछ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। रियासत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के ये टैक्टिक्स होते हैं कि आप जी इजलास में ना शामिल होते, आप कहते हैं उनसे कि भाई इमरान खान से मुलाकात कराएं, और ये शुरू में उन्होंने बात की भी थी, लेकिन अब इमरान खान से मुलाकात तो हुई भी नहीं, अदालत ने तो केस तक नहीं लगाया उनका, वो जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त भी की पिछले हफ्ते। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों के बगैर ही वो जो है वो आगे बढ़े हैं, इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत भी कर ली है, आगे वो बजट भी दे देंगे, मंजूरी भी हो जाएगी, तो सारी चीज़ें बगैर इमरान खान साहब के चल रही हैं और उसके लिए कोई ज़्यादा हमें एफर्ट भी नज़र नहीं आ रही कि कोई वो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हों। अब अगर तो इनको ये वाकई कहा गया है कि जनाब एक तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि जनाब हुकूमत के लिए भी सब अच्छा नहीं है, तो क्या इसलिए सुहेल आफरीदी साहब जो है वो अपनी हिकमत अमली ये चला रहे हैं कि चलो जी हम इनके साथ थोड़ा सा नॉर्मल होके चलते हैं, आगे चल के हो सकता है हमारे लिए सूरत हाल बेहतर हो जाए। तो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये भी, अगर ऐसा कुछ हुआ भी कि इस हुकूमत को फारिग किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि फिर वो खुद ही सामने से आ जाएंगे। अभी भी वही हैं, फिर वो खुद भी सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग नहीं भी सामने हुए तो ये मतलब नहीं है कि पीटीआई के लिए कोई आसानियाँ होंगी। मैंने पिछले व्लॉग में एक बात भी की थी कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग किसी कॉन्सिक्वेंसेस की तो परवाह नहीं करते। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे नज़दीक फिर आखिर क्या वजह है कि अभी तक उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कोई ऐसा सख्त फैसला नहीं किया। मुझे ये लगता है कि इमरान खान का डर बिठाया हुआ है इन्होंने इन जमातों के ऊपर भी, और इसलिए इमरान खान साहब को जेल में मुसलसल रखा हुआ है, ताकि इन हुकूमतों के ऊपर भी इस बात का प्रेशर रहे कि हाँ देखो फिर अगर तुम लोग ज़्यादा इधर उधर नाफरमानियाँ करोगे तो फिर हम उधर मामला जो है वो कैदी के साथ भी कर सकते हैं। यानी एक बंदा आपके पास एक वो होता है ना डराने के लिए, तो इमरान खान साहब का वजूद जो है वो हुकूमत की पार्टियां अपनी ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करती हैं और इस्टेब्लिशमेंट ऐसा लगता है कि अपने ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करता है। और इसी वजह से जो इमरान खान साहब के मामलात हैं उसके लिए कोई ना तो नीयत रखता है संजीदगी से कि उनके लिए हालात को बेहतर किया जाए, और ना इस्टेब्लिशमेंट और ना ही इन जमातों को वो सूट करता है कि इमरान खान बाहर आए और वो आके कोई तहरीक चलाए। तो बस वो डराने के लिए एक दूसरे को इस फैक्टर को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन उसका अगर आप ये कहें कि उसके लिए कोई नेक नियति है किसी हुकूमती जमात में, तो सॉरी टू से वो 1% भी मुझे नज़र नहीं आती। बाकी ट्रक की बत्तियाँ जितनी मर्ज़ी कोई जलाता जाए या टोपियाँ जितनी मर्ज़ी कोई पहनाता जाए, लेकिन उसके अलावा जो है वो मामला उस तरह से ही फ़िलहाल जूं का तूं है। लास्टली कश्मीर की बात करते हैं। मेरे लिए जो आज सबसे ज़्यादा कश्मीर के मामले पर हैरत अंगेज़ बात थी वो ये कि मीरवाइज़ उमर फ़ारूक हुर्रियत रहनुमा का एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने बाकायदा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को बाकायदा इस बात के ऊपर तशवीश का इजहार किया
कि जो कश्मीर में मामलात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जानों की ज़िया की खबर सुनी है, उन्होंने कहा कि मुझे उस पर बड़ी तशवीश है और मैं ये समझता हूँ कि जो भी वहाँ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मैच्योरिटी के साथ सुना जाए, ना कि उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई, अफसोस भी हुआ कि अब ये मकाम आ गया है कि हुर्रियत रहनुमा पहले ऐसे मैसेजेस जो हिंदुस्तान के लिए किया करते थे कि जनाब हिंदुस्तान जो है वो जुल्म कर रहा है, ताकत का इस्तेमाल करता है, इंसानी हुकूक की पामालियाँ करता है, तो क्या अब वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमतों को ये तवज्जो दिलाओ, नोटिस देंगे कि जनाब आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तक इस हुकूमत ने पॉलिसी का हाल कर दिया कश्मीर से मुतालिक कि कभी मैं देख रही थी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसकी तरफ से कंसर्न्स का इजहार किया गया है, कभी जो हुर्रियत रहनुमा हैं वो अब अगर ट्वीट कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस हुकूमत ने कश्मीर पॉलिसी का कैसे बेड़ा गर्क किया है। कश्मीरी तो आज भी निकले हुए हैं और उनका लॉन्ग मार्च कंटिन्यू है और उसमें मज़ीद इजाफा ही होता चला जा रहा है। अगरचे आज फिर मुझे खबर मिली है कि रावला कोट में बहुत सख्ती है, बड़ी फोर्सेस हैं वगैरह है, बाहर नहीं निकलने दे रहे, लेकिन वो अपने एज़ पर प्लान चल रहे हैं। और उनके जो लीडर हैं वो शौकत मीर नवाज साहब, उनका एक और वो आया है वीडियो मैसेज भी आया, उन्होंने कहा कि मैं खैरियत से भी हूँ और हम एज़ पर प्लान अपना कंटिन्यू भी रखेंगे एहतजाज। और इन तमाम चीज़ों के साथ ज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि कश्मीर वाले तो टले नहीं हैं, ना वो डरे हैं, तो वो तो अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। तो इसके ऊपर जो है ये अब हुकूमत अलबत्ता एक बंद गली में फंस गई, क्योंकि अब ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी छलांग मारी हुई है कि जनाब ये दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुके हैं, हेडमनियाँ मुकर्रर कर रहे हैं और क्या उसे कहते हैं, खुलकर इनके ख़िलाफ़ आकर इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करके ज़ाहिर है एक बहुत सीरियस किस्म की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब यहाँ से अगर पीछे हटते हैं तो फिर भी 100 जूते खाने वाली बात है, क्योंकि लोग फिर ज़ाहिर है इनसे ये सवाल करेंगे कि फिर आप लोगों को शर्म नहीं आई कि फिर आपने पहले ये कदम क्यों उठाए। और अगर ये इससे आगे बढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा हालात ख़राब होने का अंदेशा है। तो यही वो मामलात हैं जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं कि डंडा हर चीज़ का हल नहीं होता, मसले सियासी तरीक़ों से हल किए जाते हैं। इस पे मैं देख रही थी कि पीटीआई वाले बहुत बढ़ चढ़ कर जो है उनकी तहरीक को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर तो ये बात है कि आप ये समझते हैं कि जी उनकी जो तहरीक है उसको सपोर्ट करना चाहिए, कॉज उनका ठीक है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी सपोर्ट कर रहे होते हैं कि शायद जो भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चीज़ जाती है, ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल ओपोनेंट है, वो उस चीज़ को मज़ीद हाईलाइट करते हैं। लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे बड़ा नैरेटिव पे बात हो रही है वो ये कि जब वो कश्मीरी निकलते हैं तो ये लोग उसकी फुटेजेस लगा कर अपनी क़यादत को जो है वो बातें सुनाते हैं कि जनाब देखें इनके तो लोग इतने निकले हुए हैं और आपसे निकला नहीं जाता, आप इस तरह इनकलाब नहीं लेके आते, आप इस तरह एहतजाज नहीं करते वगैरह, तो वो लोग तो देखें इस तरह निकले हुए हैं। तो मुझे वैसे ये समझ नहीं आई कि वहाँ पर आप उनकी क़यादत, उनकी ज़ाहिर है कि अभी तो वो खुद निकले हुए, क़यादत तो अभी भी जो इनके शौकत नवाज़ मीर हैं वो सेफ़ प्लेसेस पे हैं, आगे वो सामने अभी आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी क़यादत पीछे हटी हुई है या उस तरह, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो वहाँ पे जो आपको एक नज़र आ रहा है सारा माहौल, वो तो कश्मीरी आम बंदा खुद निकला हुआ है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन नहीं है, वो कोई अपने सियासी अज़ाइम के साथ तो बाहर नहीं निकला, वो अपने हुकूक के लिए निकले हैं और वो खुद निकले हुए हैं, आज खुद आम शहरी निकले हुए हैं। यहाँ पर कोई आम शहरी तो निकलना चाहता नहीं है, हर कोई चाहता है कि जनाब दूसरा बंदा जो है वो जाके मेरी जगह कुर्बानी दे, मेरी जगह वो जो है बाहर निकले, धूप में सड़े, बारिश में भीगे, मार खाए, मुकदमात जो है वो बर्दाश्त करे, वो तमाम चीज़ें करे और वो पीटीआई का कारकुन हो। अब वो पीटीआई का कारकुन जो है वो हज़ारों की तादाद में हो सकता है, लेकिन वो इतनी दफ़ा मार भी खा चुका है, वो सब कुछ कर चुका है, लेकिन बाकी सब बैठकर जो है वो अपने घरों में ठंडे कमरों में बैठे हैं और बाकी लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो निकलें। अच्छा, फिर मैं देख रही थी कि जो बाहर बैठे इनके ओवरसीज़ एक्टिविस्ट हैं वो लगे हुए हैं कि जी सलमान अकरम राजा को शर्म आनी चाहिए, फ़लाने को शर्म आनी चाहिए, देखें जी उन्होंने इतना बड़ा इनकलाब ले आए और ये जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो भाई वहाँ पर आम लोग पीछे निकले हुए हैं ना, तो यहाँ पर क्यों नहीं निकलते? यहाँ पर क्या सलमान अकरम राजा आके कल कहते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आ जाएं ज़रा 1 लाख बंदा यहाँ पे जमा हो जाए, तो आपके ख्याल से क्या 1 लाख बंदा जमा हो जाएगा? सलमान अकरम राजा को तो 1 मिनट में पुलिस पकड़ के वहाँ से ले जाएगी, बाकी वहाँ पे कोई 1 लाख बंदा जमा होगा? 10,000 भी नहीं होगा, 1,000 भी नहीं होगा। तो आप ये कहना कि जी वो वहाँ पे लोग, भाई वहाँ पे आम लोग निकलते हैं, बांग्लादेश में आम लोग निकले, नेपाल में, श्रीलंका में, हर जगह जब लोग आम लोग तहरीक के साथ जुड़ते हैं तो होता है।
ये नहीं होता कि आप क़यादत को कहें या कारकुनों को कहें कि जी आप मार खाते रहें और जनाब इतनी बड़ी तादाद जो है वो इकट्ठी कर लें। वो कहाँ से इकट्ठी कर लें कोई आम लोग खुद किसी तहरीक से जुड़ते हैं तो वो होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये मैं नहीं कह रही कि पाकिस्तान में आम लोग निकलना नहीं चाहते या बहुत वो आसूदा है और वो बड़े खुशहाल हैं, लेकिन हर जगह का एक अगर आप देखें मिजाज, तो वहाँ पे मिजाज ये है कि वहाँ गोलियाँ चली हैं, रावला कोट में लोग मुंतशिर नहीं हुए, और अगर बिलफर्ज व्यक्ति तौर पे होते भी हैं अगले दिन वो उससे बड़ी तादाद में निकले हुए होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जब वाक़यात ऐसे होते हैं तो लोग इस बात में आफियत जानते हैं कि भाई वो खौफज़दा हो जाते हैं और वो घरों में बैठ जाते हैं। वो फिर अगले दिन उस तरह से नहीं आपको निकलते दिखाई देते। 26 नवंबर के बाद पीटीआई कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाई क्योंकि 26 नवंबर को जो हुआ वो आपके सामने है। तो यही बात है कि वहाँ और यहाँ के एहतजाजों में फ़र्क है। वहाँ पे जब आपने देखा कि लोगों ने बड़ी तादाद में शहादतें भी दी, उसके बावजूद भी अगले दिन वो निकले हुए हैं। 9 मार्च का जो 9 जून का लॉन्ग मार्च था वो उन्होंने कैंसिल नहीं किया, वो उसी तरह उन्होंने कंटिन्यू रखा। उसमें भी फिर अगले दिन 7-8 लोग जो हैं वो कोटली में शहीद होने की इत्तला है, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे। तो ये फ़र्क है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इसमें सलमान अकरम राजा का कमाल नहीं है। वहाँ पे कोई सलमान अकरम राजा नहीं है जिसने वहाँ पे सबको जो है वो किया हुआ है, या कोई सुहेल आफरीदी नहीं है, या कोई और क़यादत का बंदा नहीं है। वो आम लोग हैं। शौकत नवाज मीर वगैरह ये तो किसी को नाम भी नहीं पता होंगे। ये तो अब कहीं जाके कुछ लोग जो हैं वो इसके प्रोमिनेंट हुए हैं जब इन्होंने कलदम वगैरह करार दिए, वरना तो बहुत ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं था कि वहाँ कौन से लीडर्स थे कौन से नहीं थे। ये आम लोग ही थे। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग दूसरों के इनकलाब देख के खुश ज़रूर हों, भले आप वीडियोस लगाते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे इंस्पिरेशन जो है वो यहाँ कोई पाकिस्तान में मिल जाएगी तो वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ के हालात में, यहाँ के मिजाज में बहुत फ़र्क है। जो वहाँ की सिचुएशन है और वहाँ के जो हालात हैं, और वहाँ पे तो मुझे ये भी इवन पता चला है कि जो पुलिस है वहाँ की लोकल पुलिस जो है वो उस तरह से अपने शहरियों के साथ नहीं मामलात कर रही जैसे यहाँ पर पंजाब पुलिस जो है वो दरिंदों की तरह पड़ जाती है आपको। तो इनका तो मशगला ही बन गया हुआ है ना। ये तो एक अलग ही आपको कोई मखलूक नज़र आती है यहाँ की जो पुलिस है। तो इस लिहाज से जहाँ तक कश्मीर के एक मामलात हैं, कश्मीर के ज़ाहिर हर कोई इस बात को समझता है कि वहाँ पे पुरअमन तरीके से मामलात को होना चाहिए, हमारी भी यही ख्वाहिश है। लेकिन जो पाकिस्तान का मामला है वो ज़रा डिफरेंट है। अगर आप बाहर बैठकर गलत एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को कि यहाँ पर कोई शायद बहुत जो है वो लोग मोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेट हुए बैठे हुए हैं और सिर्फ क़यादत कॉल नहीं देती इसलिए इनकलाब रुका हुआ है, तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई क़यादत ने इनकलाब को रोका हुआ है। असल बात यही है कि यहाँ के हालात में वहाँ के हालात में बड़ा फ़र्क है, और दूसरी बात ये कि यहाँ के अवाम के मिजाज में और वहाँ के अवाम के मिजाज में भी बड़ा फ़र्क है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।